तो सबसे पहले अभी यहाँ पे ना सारे के सारे हम हार्मफुल इफेक्ट्स देख रहे हैं। जितने भी कल हमने केमिकल्स अपने देखे थे उनकी क्वांटिटीज हमने देखी थी, अब उन्हीं केमिकल्स के जितने भी नुकसान है वो अब सब यहाँ पे हम देख रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास में अमोनियम। अमोनियम और अमोनिया दोनों एक ही चीज है, डिफरेंस क्या है वो देखो यहाँ पे। अमोनियम केमिकल जो, फॉर्मूला है ना। अरे रुक तो जाओ, मुझे तो बोलने दो। अमोनियम जो होता है वो आयोनाइज्ड अमोनिया होता है, ये होता है आयोनाइज्ड अमोनिया। अब आयोनाइज्ड अमोनिया का मतलब क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और आयोनाइज्ड अमोनिया जो हो जाता है, अब ये तो फिर इस तरीके से गलत हो जाएगा। आयोनाइज्ड अमोनिया जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे इसके पास में H जो है वो आ जाता है। अमोनिया का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे बताऊं तुम लोग, तो वो होता है NH3, ये होता है NH3। तो इसके पास में जब एक H पॉजिटिव आ जाता है तो ये अमोनियम बन जाता है, चीज वही है। ठीक है, काम सारे वैसे ही करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट, रिजल्ट्स इन कोरोसिव डैमेज टू माउथ, थ्रोट एंड स्टमक इफ स्वेलोड। तो अगर हम इसको पी लेते हैं तो फिर ये कोरोसिव डैमेज, यानी कि ये जला देता है अंदर से, ठीक है, जलन कर देता है, ये है। दूसरा, स्प्लैशिंग इनटू आइज कैन कॉज टेम्पररी और परमानेंट ब्लाइंडनेस, यानी कि अगर ये तुम्हारी आंखों में गिर जाए तो टेम्पररी या फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट, अमोनिया जो है वो पानी के अंदर, कैसे पानी के अंदर, कंटेमिनेटेड जो पानी होता है उसी के अंदर मिलता है। और कंटेमिनेटेड भी कैसे भैया, जिस पानी में सीवेज जा रहा होगा, फर्टिलाइजर जा रहा होगा, वही पानी में मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, कैल्शियम। कैल्शियम तो देख करके भैया हमें ऐसा लगता है कि भाई अच्छी चीज है, कैल्शियम से क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन कैल्शियम को देखो भी, कैल्शियम में क्या होता है, ये हाइपर कैल्शियमिया कर देता है, हाइपर कैल्शियमिया कर देता है। अब हाइपर कैल्शियमिया में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा, किडनी स्टोन्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे। तो कैल्शियम के नुकसान ये है। हार्ड वाटर की अगर मैं बात करूं, कल हमने हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा था, तो हार्ड वाटर दो चीजों से मिलकर के बनता है, ये सब तो तुम लोगों को पता ही होगा कि भैया कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो हार्ड वाटर हो जाता है। हार्ड वाटर से वैसे तो हमारे पास में कुछ नुकसान नहीं होता है, हेल्थ को लेके कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता सब है, लेकिन होता क्या है कि ये हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, हेयर को ड्राई कर देता है। ठीक है, ये नुकसान इसके बस होता है। ठीक, इतनी सी चीज। अब क्लोराइड पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्लोराइड है यहाँ पे। क्लोराइड में क्या होता है, क्लोराइड में होता है हाइपर क्लोरेमिया। ऊपर भी कैल्शियम से आया था हाइपर कैल्शियमिया, यहाँ पे आया है क्लो। अब क्लोराइड पे क्या है, जैसे कि मैं बता रहा था कि ऊपर कैल्शियम की वजह से हमारे पास क्या आया था, हाइपर कैल्शियमिया आया था। यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है हाइपर क्लोरेमिया, क्लोराइड की वजह से। अब ये क्लोरेमिया क्या होता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा कोई भी जो भी इंसान होगा उसके ब्लड में क्लोरीन या फिर क्लोराइड जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपर क्लोरेमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो क्लोराइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। अब क्लोराइड की अमाउंट बढ़ जाने से हमारे पास क्या नुकसान है, तो ये देखो, यहाँ पे हाई बीपी होता है उसकी वजह से, ये रहा पहला पॉइंट, हाई बीपी, मसल वीकनेस, ठीक है, इरेगुलर हार्ट रेट, कंफ्यूजन रहती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में नंबनेस और टिंगलिंग। नंबनेस यानी कि जैसे तुमने अभी बहुत बार देखा होगा कि हमारे बॉडी का बहुत सा पार्ट, जैसे कि हाथ है, सो जाते हैं उसको कहते हैं ना भैया सो गए, तो वो नंबनेस होता है, फील नहीं होता हमें हाथ पैर हमारे। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब फ्लोराइड में अगर देखें, अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट फ्लोराइड, जैसे कि मैंने बताया था बहुत खतरनाक होता है। फ्लोराइड की वजह से एक अच्छी चीज तो ये होती है, फ्लोराइड पानी के अंदर होना चाहिए। फ्लोराइड अगर पानी के अंदर होगा लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर फ्लोराइड पानी में लिमिटेड क्वांटिटी में है तो टूथ डीके नहीं होता, टूथ डीके नहीं होता। लेकिन अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, तब बोन और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। जैसे मैंने कल बताया था, क्या होता है ये, इसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो अंदर से डीके होनी शुरू हो जाती हैं, गलनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज होती है फ्लोराइड की वजह से। नेक्स्ट अब हमारे पास में फ्री फ्री क्लोरीन। अब फ्री क्लोरीन जो है इसकी वजह से हमारे पास में होता है अस्थमा, फूड एलर्जीज हो जाती हैं, ब्लैडर के कैंसर हो जाते हैं, सोर थ्रोट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे पास क्लोरीन से होती हैं। तो इसीलिए जो क्लोरीन है वो लिमिटेड अमाउंट में डाला जाता है। ठीक है,
वैसे तो क्लोरीन एक ऐसी चीज है कि तुमने अगर उसको पानी में डाल दिया और कुछ टाइम, मान लो उसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो तुम उस पानी को ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। तो जैसे तुम उस पानी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, वो जो क्लोरीन उसके अंदर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लोरीन की अच्छी चीज ये होती है। लेकिन अगर तुरंत से तुमने पिया, क्लोरीन तुम्हारी बॉडी में गया, तो ये जितने भी नुकसान है ये तुरंत नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म में होते हैं। ये सब भी लॉन्ग टर्म में होते हैं, मतलब तुमने पिया पिया क्लोरीन वाला पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे, लॉन्ग टर्म में फिर ये नुकसान होंगे। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे आ जाओ नाइट्रेट पे। अब नाइट्रेट से भी बहुत सारे जो है नुकसान होते हैं, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। यही सबसे बड़ा नुकसान है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या होता है भैया? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड। लेकिन नाइट्रेट की वजह से उन छोटे बच्चों में वो जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है ब्लड के अंदर, वो कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तब उसकी जो बॉडी है वो ब्लू होनी शुरू हो जाती है, नीली रंग की होनी शुरू हो जाती है। तो इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसका ना एक नाम और होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को एक नाम से और जाना जाता है, उसको हम कहते हैं मैथमो। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या गलत, तो मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज हो गया। मैथमोग्लोबिनेमिया, हाँ, मैथमोग्लोबिनेमिया, ये इसका एक और नाम है। अब ये जो मैथमोग्लोबिनेमिया है, इसके बारे में अगर मैं तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा बताऊं, तो क्या होता है देखो। ऑक्सीजन, ये तुम्हें नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन जब कम होता है तो एक चीज होती है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना ब्लड में मिलके ये बनता है हेमोग्लोबिन में, और हेमोग्लोबिन में मिल जाता है ये, और ये बनाता है फिर मैथमोग्लोबिन। और यही होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारे पास में सल्फेट्स हैं। अब सल्फेट्स के क्या नुकसान है हमारे पास में? सल्फेयर की, सॉरी, सल्फेट जो है इसके बारे में तुम बताओ। हमने जो लिमिट लिखी थी वो लिखी थी 200 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन बहुत सी जगह पे सल्फेट की जो लिमिट है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उस चीज को। तो तुम लोग वहां पे करेक्शन कर लेना, कहीं पे 200 है, कहीं पे 250, तो स्लैश करके कर लेना 250 भी। ठीक। अब सल्फेट की वजह से क्या होता है, सवेयर डायरिया हो जाता है और फिर डेथ भी हो जाती है। तो ये इसके कुछ नुकसान। तो जितने भी नुकसान थे, वो जो केमिकल्स हमने पढ़े थे कल, उनके नुकसान जितने भी थे वो सब हमने यहाँ पे देख लिए। अब जो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, आज हम न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे। एल्केलिनिटी हमें समझना है। अब ये वाले जो आगे के टॉपिक्स आ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे पास। तो अब हमें समझना है, सबसे पहले तो एक हमारा रह गया था टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। हमने सिर्फ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के बारे में अब अगर हम और जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पे इसको निकाला कैसे जाता है देखो, वो थोड़ा सा मैं तुम लोग को और बता देता हूँ। तो जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए टीडीएस। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं हम टीडीएस। यहाँ पे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा सॉलिड होगा, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज ये कुछ भी सॉलिड है तुम्हारा, ये वही टोटल सॉलिड है। ये ना पानी में जैसे ही ब्रेक होता है, पानी के अंदर होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाता है तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से आयन की तरह बन जाता है। फिर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को ना कंडक्ट करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि जितने ज्यादा हमारे पास में ये आयंस प्रेजेंट होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो हमने ना इसको डिटरमाइन करने का एक यही तरीका बना लिया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर रहे थे, हम निकाल लेते थे कि हमारे पास में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने। आई गेस यहां तक सभी को बात समझ में आ रही होगी कि जो सॉलिड है पानी में गया, ब्रेक हुआ, आयन से ब्रेक हुआ। आयन से ब्रेक हुआ तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू कर दी। अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो सीधी सी बात है उतने ज्यादा आयंस होंगे हमारे पास। उतने ज्यादा आयंस होने का मतलब है उतने सारे सॉलिड्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, यानी कि कितना करंट वो पास हो रहा है उसके अंदर, पानी के अंदर। उससे हमें पता चल जाता है कि भैया इतना सॉलिड इसके अंदर होगा। ये तरीका है। अब देखो फिर,
इसके लिए लिखते हैं थोड़ा सा, क्या फॉर्मूला होता है, क्या मतलब जो यूनिट्स होती हैं, ये सब आता है एग्जाम, एमसीक्यू में आता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लो कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं, टीडीएस के सोर्सेज। तो इसके सोर्सेज ना दो तरह के होते हैं। सोर्सेज का मतलब है कि ये टीडीएस आया कहाँ से, किसने दिया ये टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो इसके एक मेजर सोर्स होता है, एक माइनर सोर्स होता है। मेजर सोर्स का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो मेजर सोर्सेज हैं, और सबसे कम माइनर सोर्सेज में। तो जो सबसे ज्यादा होते हैं वो हमारे पास में होता है सोडियम, ऐसे ही फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास में कैल्शियम, फिर एक हमारे पास में होता है मैग्नीशियम। तो ये सब हमारे पास में मेजर इसके सोर्सेज हैं। ठीक। अब अगर मैं माइनर सोर्सेज की यहाँ पे बात करूं, तो हमारे पास में जैसे कि आ जाता है यहाँ पे आयरन, पोटेशियम, ऐसे ही यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, ये CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन होता है। तो कुछ इस तरह के जो है ये हमारे क्या आ जाते हैं, माइनर सोर्सेज के अंदर। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा था यहाँ पे सोर्सेज का, कि सोर्सेज क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में यहाँ आएगा कि इसका एनालिसिस अब हम कैसे करते हैं। तो एक चीज तो मैंने तुम लोगों को एनालिसिस में बता ही दी है कि भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स वगैरह क्या रखते हैं, थोड़ा वो देख लो। इसकी यूनिट्स क्या है। तो सबसे पहले तो एक ही पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इज डन बाय। तो जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है, अब इसका मतलब क्या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का, एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना। एग्जैक्ट एनालिसिस का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि हमें कुछ कुछ मिलती हुई वैल्यूज मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत जो है अंतर रहता है असली वैल्यू में और निकाली गई वैल्यू में, वो है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। तो यहाँ पे है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इज डन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितने टेम्परेचर पे की जाती है, तो वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट तो इसी में ये आ गया। दूसरा इसी में एक पॉइंट बनता है यूनिट्स का, कैसे निकालते हो टीडीएस। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला काम आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास में माइक्रो मो, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा भी, रुक जाना बस जरा। ये है यहाँ पे माइक्रो मो इंटू 0.65 इक्वल्स टू TDS मिलीग्राम पर लीटर। यूनिट्स मैंने तुम लोगों को बताई थी, टीडीएस की यूनिट्स क्या है, मिलीग्राम पर लीटर। अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, कौन से की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ये जो मैंने लिखा है ये क्या है भैया, 0.65 तो न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज। माइक्रोमो, अब ये जो है ना यहाँ पे, ये यूनिट्स हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। मो कहते हैं उसको, मो, MHO मो। ओम का जो ओम होता है उसका रेसिप्रोकल होता है MHO। ठीक। ये चीज है। ठीक। तो यहां तक आई गेस सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आता है प्री में, पूछता है, इस फॉर्मूले को पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में मैंने फॉर्मूला देखा है ये पूछते हुए। ठीक। अगर न्यूमेरिकल आया तो खैर, प्री में अभी तक मैंने न्यूमेरिकल सिर्फ इसका ESC में देखा है, वैसे तो देखा नहीं है। तो अगर आता भी है तो तुम्हें माइक्रोमो यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू देगा, वो यहाँ पुट करना, 0.65 से मल्टीप्लीकेशन करना, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कौन सा डिवाइस होता है यहाँ पे, कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो ये हमारे पास में थर्ड पॉइंट है। तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल डायनिक वाटर टेस्टर। ये डिवाइस का नाम होता है, पोर्टेबल डायनिक वाटर टेस्टर, ये इसका नाम है। ठीक। तो इतनी चीजें होती। अब बाकी वैल्यूज तो तुम लोगों को पता ही है कि भैया टीडीएस की एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्टेबल लिमिट 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ये चीज हमने कल पढ़ ली थी। तो इतना हमारे टीडीएस में होता है जो कि हमने आज पढ़ लिया। ठीक।
अब इसके बाद में कुछ चीजें हैं जैसे कि अल्कैलिनिटी, अल्कैलिनिटी के ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल, प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, अभी वो देखो। अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो अल्कैलिनिटी का है काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दो जगह पे है, एक तो प्री में है और मेंस में है। प्री में डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा और मेंस में सॉल्व करवा लेगा, पूरा पूरा अल्कैलिनिटी निकलवा लेगा कि कैसे निकालते हैं अल्कैलिनिटी। तो अभी जो हम यहाँ पे अल्कैलिनिटी पढ़ेंगे ना, उसको कंप्लीट दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे, प्री के हिसाब से पढ़ना है, मेंस तो के हिसाब से पढ़ना निकलवाता तो सर वो सर निकलवाता वो प्री में भी है, लेकिन वही CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 100 होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। है। अरे तो मैं और क्या कह रहा था, प्री में छोटा सा पूछता है, अभी बता रहा हूँ ना कैसे निकालना है, मेंस में तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको, प्री में छोटा सा। प्री का भी क्वेश्चन करवा दूंगा एक, तुम देख लेना, अभी प्री का भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलो जी, अभी देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले अल्कैलिनिटी को समझो। दो चीजें होती हैं, एक अल्कैलिनिटी होती है, एक एसिडिटी होती है ना। एक एसिडिक होता है, एक ये अल्कलाइन होता है। तो जब दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर न्यूट्रल हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन अपनी बना रहे हैं ना, वो इस तरीके से बना सकते हैं कि अल्कैलिनिटी ना वो क्वांटिटी होती है जो कि न्यूट्रल कर देगी एसिड को। एल्केनिटी जो भी मतलब पानी की एल्केनिटी वो क्या होगी कि भैया ये एक वो क्वांटिटी है जो कि एसिड को न्यूट्रल कर देगी। तो इसके लिए टेक्निकल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस, क्वांटिटी ऑफ आयंस। अब ये आयंस कौन से हैं, वाटर के। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस ऑफ वाटर। अब ये हम वाटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अल्कलाइन वाटर के लिए सोच करके चल रहे हैं ना कि हमारा वाटर कैसा है, अल्कलाइन वाटर है। तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया अल्कलाइन वाटर किसको अब न्यूट्रल करेगा, एसिड को न्यूट्रल करेगा, यानी कि जो एसिड के आयंस होंगे उसको न्यूट्रल करेगा। तो ये डेफिनेशन हम इस तरीके से बनाए। तो इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस ऑफ वाटर दैट विल न्यूट्रलाइज दैट विल न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव कौन से होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, इसका डेफिनेशन बन गया। अब यहाँ पे तो एक तरीके से अगर मैं आसान शब्दों में कह दूं तो ये क्या होगा, इट इज मेजर्ड एज एबिलिटी ऑफ वाटर। क्या एबिलिटी होगी वाटर की, इट इज मेजर्ड एज एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड, टू न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो इसी में, अब जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अल्कलिनिटी के, ये हमें पता होने चाहिए, बिकॉज जो न्यूमेरिकल होगा ना वो इसके बेसिस पे सॉल्व होगा। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है जो एमसीक्यूज में आता है वो याद नहीं होता किसी को भी। मुझे खुद एक टाइम पे कंफ्यूजन रहा करता था। तो पहले तो यहाँ पे कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख लो, कॉमन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ alkalinity आर OH नेगेटिव, कॉमा CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट HCO। HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये तीनों होते हैं। अब देख लो, अभी जो एल्केलिनिटी है ये और कैसे हो सकती है, ये हो सकती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर जाकर के मिल जाए पानी में। अब वो कैसे मिलेगी, भैया जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, बारिश हुई या आसमान से बारिश हुई तो दोनों के दोनों मिल गए, और जब दोनों मिल गए तब उसके बाद एक एल्कलाइन वाटर तैयार हो गया, है ना। ऐसा हो सकता है ना। तो एक चीज ये है, अब देख लो। तो अब ये मैं क्यों तुम लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी कि दो हिस्सों में तोड़ेंगे। अभी देखो, तो पहले तो ये लिख लो, एल्केलिनिटी
can also be caused when atmospheric CO2 यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है ना, मिक्स हो जाती है पानी में, मिक्स इन वाटर, तो ये चीज है। अब इसके बाद में देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करते हैं भाई? पानी में अपना कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। फिर जो बनेगा उसको भी हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अभी देखते रहो कैसे करना है अभी आगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशन है, तो सबसे पहला एक इक्वेशन बनता है जब हमारा CO2 मिलता है किसमें, पानी। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है H2CO3। थोड़ा सा केमिस्ट्री आएगा, एनवायरमेंट जो हमारा है ना ये सब्जेक्ट, इसमें इक्वेशंस आती हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री इसमें आता है। तो थोड़ा सा ना तुम लोग अपना बैकग्राउंड रखना, टच रखना इक्वेशंस से, उनको बैलेंस करने से। तो ये चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट देखो, सेकंड H2CO3 हमारे पास में है। ये जो अभी H2CO3 बना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे बना, इसको मैं यहाँ पे लेकर के आ गया। अब ये जब दो हिस्सों में बंटता है, यानी कि जो आयंस की फॉर्म में बंटता है, तो ये कैसे ब्रेक होता है आयंस की फॉर्म में? तो एक हमारे पास होता है H पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास में HCO3 नेगेटिव, एक ये हो जाता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? अब इसको ले आओ HCO3 नेगेटिव को, तो ये जो HCO3 नेगेटिव है ये फिर से ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है ये जब ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा H पॉजिटिव एक बार और, ये H अब मैंने अलग कर दिया, प्लस CO3 2 नेगेटिव, एक मेरे पास ये आ जाता है। ठीक, अब आगे देखो एक चीज। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव आया है ये वाला, अब इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे है CO3 2 नेगेटिव। अभी देखो, ये जो आयन मुझे मिला है ना CO3 2 नेगेटिव, इसको अगर फिर से पानी मिल जाए, और होता है ऐसा, पानी में ही तो हो रहा है सब कुछ, डिसइंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है, पानी में ही हो रहा है भैया। पानी में हमारा ये बना, पानी में फिर ये डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर ये आया, फिर आगे आएगा। अभी देखो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिलता है OH नेगेटिव, और क्या मिलेगा अब देखो, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है एक HCO3 नेगेटिव ऊपर मिला जो मैंने बॉक्स में बना दिया, एक CO3 2 नेगेटिव मुझे यहाँ पे मिला जो मैंने यहाँ पे बना दिया, और एक OH नेगेटिव मुझे यहाँ पे मिला जो मैंने यहाँ बना। ठीक है, तो ये यही थे हमारे पास में तीनों, एक HCO3 नेगेटिव, एक CO3 2 नेगेटिव, एक OH नेगेटिव। तो यही हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट थे अल्केनिटी। अब क्या है यहाँ पे, मैंने ये बताया कि ये आए कैसे हैं। अभी देखो, इन्हीं के बेसिस पे आगे इक्वेशंस बनते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं तुम बता दूं, जो फोर्थ इक्वेशन हमारी बनी है ना, कौन सी फोर्थ इक्वेशन, ये वाली, ये इरिवर्सिबल है। ये वीक रिएक्शन होती है, मतलब ये होती ही नहीं, पहली बात तो ये होती नहीं। फिर होता क्या है कि यहाँ पे ना, जो हमारे पानी में एल्गेई होते हैं, अगर इसको एल्गेई मिल जाए तो ये रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, OH नेगेटिव मिलता है अगर एल्गेई पानी में है। तो ये चीज है, इसको याद रखना। ये रिएक्शन बहुत वीक होती है, अगर इसको एल्गाई मिल जाए तो फिर ये हमें OH नेगेटिव देता है। इसके लिए यहाँ पे लिख लो, फोर्थ रिएक्शन इज अ वीक रिएक्शन, इज अ वीक रिएक्शन, बट बट यूटिलाइजेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव बाय एल्गी इन वाटर, एल्गी इन वाटर ड्राइव द रिएक्शन टू राइट, ड्राइव द रिएक्शन टू राइट, रिएक्शन जो है राइट साइड में हो जाती है। ठीक, एंड OH नेगेटिव एक्यूमुलेट, और जो OH नेगेटिव है वो हमें मिल जाता है इकट्ठा होकर, एंड OH नेगेटिव, इस तरीके से ये होता है। तो ये अब बन जाती है रिवर्सिबल, दैट इज इट बिकम्स इरिवर्सिबल। इसको यहां से हटा लो, फिर एक मार्क जो है ये हटा लो, दैट इज इट बिकम्स इरिवर्सिबल। अब सुन लो जरा, मैं तुम लोग बताता हूँ, एक कंफ्यूजन तुम्हारा ना हो जाए, बता देता हूँ।
ये रिवर्सिबल है कब तक, जब तक HCO3 नेगेटिव हमारे पास में है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एल्गी आएगा तो वो क्या करेगा, इस HCO3 नेगेटिव को खा जाएगा, खत्म कर देगा, और हमारे पास सिर्फ OH नेगेटिव बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल्केलिनिटी हमने समझ लिया कि आया कैसे। अब मेन चीज आती है मेजरमेंट के। इसका जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है। अभी मेजरमेंट देखो, तो यहाँ पे इस मेजरमेंट से हमारे पास में प्री में क्वेश्चन आता है, और इसकी यूज से ही हमारे पास में जो न्यूमेरिकल होगा वो सॉल्व होगा। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि ये टाइट्रेशन से किया जाता है। कैसे किया जाता है, टाइट्रेशन करते हैं हम, उससे होता है। तो देखो, डन बाय, पहले लिख लेते हैं फिर मैं भी इसको पूरी तरीके से समझा दूंगा। डन बाय टाइट्रेटिंग द वाटर with acid and determining its hydrogen equivalent of alkalinity and determining, यहाँ पे डरना मत तुम लोग कि भैया ये कैसे कैसे नाम आ गए, determining its hydrogen equivalent of alkalinity, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब बता दूंगा। तो determining its hydrogen equivalent of alkalinity, ये होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब समझो। थोड़ा सा तुम लोगों को टाइट्रेशन के बारे में बताता हूं अगर नहीं पता हो तो। टाइट्रेशन में क्या होता है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप न्यूट्रलाइज किया जाता है। मतलब सपोज करो कि मेरे पास में नीचे एक यहाँ पे सैंपल है, ये जो मैंने बनाया ये एक कोई भी वेसल है और उसके अंदर सैंपल मेरा पड़ा हुआ है। तो ऊपर से मैं क्या करूंगा ना, ऊपर से पिपेट के थ्रू, एक पिपेट डिवाइस होता है, उसके थ्रू मैं ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप, ये जो तुम देख रहे हो ये ड्रॉप है, एक एक ड्रॉप डालता हूँ किसके अंदर, इस सैंपल के अंदर। ये तुम यहाँ पे देख रहे हो सैंपल है तुम्हारा, तो इसके अंदर डाली जाती है एक एक बूंद। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ना हम एक इंडिकेटर डाल करके रखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर होगा, ये रहा इंडिकेटर। अब होता क्या है कि पिपेट से तुम्हारी जितनी भी ड्रॉप्स गिरेंगी, तुम्हें यहाँ पे मार्किंग होती है, वो पता चलता रहता है कि भैया अच्छा इतने ml गिर चुका है। और जैसे ही सैंपल में कलर चेंज आया तो तुम्हें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि भैया हमारा जो एल्कलाइन वाटर था वो अब न्यूट्रल हो चुका है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। पिपेट एक डिवाइस होता है, उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से डाला जाता है। इसी प्रोसेस को टाइट्रेशन कहा जाता है। ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं ना, इसको टाइट्रेशन कहते हैं। तो एक एक बूंद में डाल रहा हूँ किसके अंदर, सैंपल के अंदर, जो भी मेरा पानी का सैंपल होगा उसमें। सैंपल मेरा क्या है, एल्कलाइन है अभी। ऊपर से मैं एसिड की ड्रॉप डाल रहा हूँ, ये जो ड्रॉप हमारी गिर रही है एसिड ड्रॉप है। और एसिड ऐसा नहीं एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको भी हम न्यूट्रलाइज करके रखते हैं थोड़ा सा, सॉरी डाइल्यूट करके रखते हैं थोड़ा सा, न्यूट्रलाइज बोल दिया मैंने। अब एसिड की बूंदे इसमें गिर रही हैं, एल्कलाइन वाटर है, इसके अंदर मैं एक इंडिकेटर डाल के रखूंगा, ये रहा यहाँ पे मेरा इंडिकेटर। तो यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू पे एसिड जो हमने डाला है, मेरा जो सैंपल है वो अल्कलाइन से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया टाइट्रेशन मेरा हो चुका है। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, एक बार बता दो जरा। अब टाइट्रेशन हमने देख लिया। अब एक चीज देखो, डेफिनेशन में जरा दोबारा ऊपर आ जाओ, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डन बाय टाइट्रेटिंग द वाटर। ये रहा वाटर सैंपल, यहाँ पे जो सैंपल है ना ये तुम्हारा वाटर सैंपल है, इसी की वो बात कर रहा है, इसको टाइट्रेट हम कर विद एसिड। एसिड कहां से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ये रहा एसिड ड्रॉप। एंड डिटरमाइनिंग इट्स हाइड्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कैलिनिटी। इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे ना क्या होता है वो तुम्हें बता दूं, कि जो तुम एल्कैलिनिटी निकाल रहे हो ना, ये जो तुम एल्कैलिनिटी निकाल रहे हो कि भैया हमारे पानी के अंदर इतनी एल्कैलिनिटी है, ये किसके टर्म्स में निकाला जाता है, ये हाइड्रोजन इक्विवेलेंट के टर्म्स में निकाला जाता है, हाइड्रोजन इक्विवेलेंट। और एक चीज और सुन लो, सिंपल इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब के टर्म्स में निकाला जा सकता है। अभी आगे आएगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के टर्म्स में निकाल रहे हैं, बिकॉज ऊपर से हाइड्रोजन एसिड गिर रहा है ना, उसके टर्म्स में निकाल। इक्विवेलेंट वर्ड जो आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और यहाँ पे जब मैं बता दूं तो आगे प्लीज कोई भी कंफ्यूजन इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके लिए देखो, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट है
कि इसको मैं एक्सप्रेस कैसे करता हूँ, यानी कि जो मेरी अल्कलिनिटी है वाटर की, इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस इसको किया जाता है, मिलीग्राम पर लीटर के टर्म्स। ठीक है, ये याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा गया है ये। तो एक तो पॉइंट ये आया है प्री में, ठीक, एक जो ऊपर हमने पहला पॉइंट पढ़ा है वो भी आया है प्री में, और जो थर्ड पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ वो भी प्री में आया हुआ है। तो थर्ड पॉइंट अभी देखो यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या होता है, अभी जैसा मैंने बताया था तुम लोगों कि जो एसिड की जो ड्रॉप्स ऊपर से गिर रही आवाज है। नहीं आ रही। अच्छा ठीक, यहाँ पे अब जो मेरा थर्ड पॉइंट है, जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि ऊपर से जो गिर रही हैं एसिड की ड्रॉप्स, मैंने क्या कहा था कि उसको डाइल्यूट करके रखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम कितना भी डाइल्यूट उसको कर दोगे, एक लिमिट होगी ना, एक स्टैंडर्ड कुछ होगा ना प्रोसेस कि भैया इतना ही डाइल्यूट करोगे। तो देखो उसको कैसे किया जाता है, तो वो सैंपल एसिड का जो होता है वो होता है 0.02 एन, एन का मतलब है नॉर्मेलिटी, H2SO4, H2SO4, ये हमारे पास होता है सल्फरिक एसिड, इसको हम यूज करते हैं, इज यूज्ड इन टाइट्रेशन, is used in titration, and 1 ml of acid, 1 ml of acid will neutralize, अभी देखो यहाँ पे, will neutralize 1 milligram of alkalinity as CaCO3। तो अब देखो इसको पॉइंट को दोबारा पढ़ लो, H2SO4 कितना कितना डाइल्यूटेड होता है, 0.02 N नॉर्मेलिटी में होता है वो, ठीक है, उसको यूज करते हैं। अब रूल क्या कहता है, अब यहाँ पे जितना हम, अगर हम इतना डाइल्यूट उसको कर देंगे ना, तो फिर अब क्या हो जाता है कि 1 ml जो हमारा एसिड है वो हमेशा बराबर होता है 1 मिलीग्राम ऑफ अल्कलिनिटी के। अगर हमने 0.02 NH2SO4 लिया हुआ है तो ही उसका 1 ml 1 मिलीग्राम अल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो चुका है, कैसे आसान हो चुका है वो समझो। भैया ऊपर जो तुम्हारा पिपेट था, यहाँ पे सपोज करो ये तुम्हारा पिपेट है और यहाँ पे ड्रॉप्स गिर रही हैं, इस पिपेट में तुम्हें पता है ना कितना ml एसिड यूज हो चुका है। तो जितना ml एसिड यूज हो चुका है तो सीधी सी बात है भैया इतनी अल्कलिनिटी इतने ग्राम में, डायरेक्टली तुम वहां पे बता दोगे। तो आई गेस यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम इसको करते कैसे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सभी को। इसके बाद अभी देखो, अब लास्ट चीज में देख लो, अब इसके बाद न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कुछ चीजों को निकालना, जैसे कि हमारे पास में आता है इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट। चलो इसको भी नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, भी ये एंड होने वाला है।